दिया हुआ है कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि माना कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अपरिमेय दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, तो हम इसके विपरीत परिमेय मान लेंगे। परिमेय मानकर देखेंगे कि कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, ठीक। तो हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या, ठीक, P बटे Q के रूप में होती है अथवा A बटे B के रूप में होती है, ठीक। तो यहाँ पर मान लेंगे कौड़ी में 2 बराबर होगा, ठीक, A बटे B के। कोई भी परिमेय संख्या, ठीक है, A बटे B के रूप में हो सकती है, जहाँ पर A B पूर्णांक होने चाहिए। A B पूर्णांक है तथा B नॉट इक्वल टू 0, यानी B का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, यानी किसी भी परिमेय संख्या को A बटे B के रूप में रख सकते हैं, ठीक। B का हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो बटे में है तो इस साइड आएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा, यहाँ एक छिपा हुआ है B एकन्ने B कौड़ी में 2, यानी गुणा करने पर आ गया B कौड़ी में 2 बराबर A। कौड़ी में 2 को जो है कौड़ी से बाहर निकालना है। किसी भी संख्या को कौड़ी में बाहर निकालने के लिए उस संख्याओं का वर्ग करते हैं। तो इसमें 2 पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग इसलिए किया जा रहा है कि ये कौड़ी में जो संख्या है, ठीक, कौड़ी से बाहर हो जाए। तो B का वर्ग होगा B स्क्वायर, 2 का वर्ग होगा 2 दूना 4, कौड़ी में 4 है तो 1 2 बाहर निकलेगा, ठीक, पिछली क्लासों में पढ़े होंगे। A का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर। ध्यान दें, यह जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, A स्क्वायर के गुणनखंड हैं, यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड, ठीक है ना, उस संख्या को विभाजित कर सकता है। नियम यह होता है, यानी A स्क्वायर जो है 2 से भी विभाजित होगा, B से भी विभाजित होगा। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, यदि मान लेते हैं किसी संख्या 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 है, तो 15 जो है 3 से भी विभाजित होगा, ठीक, और 5 से भी विभाजित होगा, यानी 3 पचे 15 विभाजित हो गया, 5 तिया 15 विभाजित हो गया। इसी प्रकार A स्क्वायर जो है 2 से भी विभाजित होगा और B से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो हमें B को नहीं लिखना है, सिर्फ 2 दिखाना है कि 2 जो है A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे यदि, ठीक है, तो भी ये संख्याएं इसको विभाजित करेंगी, ठीक है। बता देते हैं 3 गुणे, जैसे यहाँ स्क्वायर था वह रख के बताएं, या 5 गुणे 5 हो जाएगा, या 15 गुणे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से भी 15 विभाजित हो सकता है, 5 से भी, 5 से भी, ठीक। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसलिए A स्क्वायर 2 से विभाज्य है, मतलब कट जा रही है, विभाज्य है। A स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, तो A भी जो है 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए, जो 2 से जो है A स्क्वायर विभाज्य है, अगर 3 से 15 स्क्वायर विभाज्य है तो 15 का जो है 3 से 15 स्क्वायर विभाज्य है, ठीक। 15 को 15 गुणे 15 के रूप में लिखे हैं, तो 3 से या दोनों 3 से, ठीक है, यह संख्या भी कट सकती है, यह संख्या भी कट सकती है, अकेले अकेले, ठीक। उसी प्रकार जो है, ठीक, तो लिखेंगे अतः ये जो है वह भी जो है 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा।
समीकरण नंबर 1 इसे मान लेंगे, ठीक है। इन्हीं दो समीकरणों के माध्यम से हमें सिद्ध करना होता है कि कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसके बाद हम ए का कोई भी मान रख सकते हैं, ए का कोई भी मान इस समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आना आवश्यक है। यानी ठीक है, हम ए का कोई भी मान रखेंगे, ठीक है, जिसके गुणनखंड में 2 आना आवश्यक होता है। यानी किसी भी अक्षर को, किसी भी चर को, ठीक है, हम 2 के साथ दिखाएंगे, अर्थात उसमें 2 सम्मिलित होना चाहिए। और ठीक, वह पूर्णांक ए और बी छोड़ के होना चाहिए, ठीक। मान लेते हैं वह पूर्णांक सी है, ठीक। तो ए का मान हम रख सकते हैं 2c। वह पूर्णांक आर है तो ए का मान लिख सकते हैं 2r। ए का मान जो है क्यू है तो लिख सकते हैं ए बराबर 2q। यानी इस प्रकार से, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण में, लिखेंगे समीकरण 2b² बराबर a² में a बराबर 2c रखने पर, यानी जहाँ पर a आएगा वहाँ पर हमें 2c रख देना है इसी समीकरण में। तो हो जाएगा इस प्रकार 2b² बराबर a² है तो a का मान हमने मान लिया है 2c, तो हो जाएगा 2c²। फिर इसको हल करते हैं तो यह तो 2b², ठीक, उतर जाएगा। फिर लिखेंगे यह 2 का वर्ग है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, c का वर्ग है तो c² हो जाएगा, ठीक है। अब संख्याओं का पक्षांतर करके डिवाइड कर सकते हैं। 2 का पक्षांतर इधर हो सकता है तो लिखेंगे b² बराबर 4c² बटे 2 गुणे में है तो बटे में आएगा, 2 एकम 2 दूना 4, यानी b² बराबर हो जाएगा 2c², ठीक। लिख सकते हैं, या यह पक्ष इधर लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, यह पक्ष राइट साइड में, यानी इस प्रकार से हो जाएगा 2c² बराबर b²। यहाँ देखें, यहाँ पर भी लिखना है कि b² का गुणनखंड, देख रहे हैं कि b² का गुणनखंड 2c² है, यानी यह b² जो है 2 से भी विभाजित होगा, c² से भी विभाजित होगा। तो हमें संख्या में दिखाना है कि b² 2 से विभाज्य है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया था, ठीक है, कि a² 2 से विभाज्य है, उसी प्रकार से यहाँ दिखाएंगे। इसलिए b² 2 से विभाज्य है, लिख सकते हैं। अतः b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। यह समीकरण नंबर 2 मान लें। समीकरण नंबर 1 बनाए थे, यह 2 बना रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 में तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद देखेंगे क्या पाते हैं। ध्यान दें, ए को जो है 2 विभाजित कर रही है, इसमें पा रहे हैं कि बी को भी 2 विभाजित कर रही है, ठीक है। अर्थात यह 2 से बी भी कटेगा और ए भी कटेगा, यानी 2 जो है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमें यह मिला कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात ए और बी 2 से विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब यह हुआ ए और बी आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सहभाज्य यानी वह संख्याएं जिसको 1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या विभाजित कर देती है, सहभाज्य होती है, ठीक है। इस हिसाब से यह सहभाज्य संख्याएं हैं। किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि ए और बी रियल में सह अभाज्य हैं।
मतलब ए और बी को एक को छोड़कर कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। अतः हम लिखेंगे किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है क्योंकि ए और बी सअभाज्य हैं। मतलब सभाज्य नहीं है। समीकरणों से यह पता चला है कि ए और बी सभाज्य हैं, किंतु ए और बी रियल में सभाज्य हैं, क्योंकि ए और बी का हम HCF निकालें, मौसा निकालें तो केवल एक आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा यह कल्पना गलत है कि जो है कौड़ी में दो जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने परिमेय संख्या मान के चला था कि कौड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए यह कल्पना हमारी गलत है कि कौड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रकार हम लिखेंगे हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि कौड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए ठीक कौड़ी में दो को जो है परिमेय संख्या माना था, विपरीत माना था। हमें यह लास्ट में पता चल गया कि कौड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, अर्थात हम लिखेंगे अतः कौड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। अर्थात जब कौड़ी में दो परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय ही होगी, क्योंकि परिमेय संख्या होने की कल्पना जो है त्रुटिपूर्ण है। अतः कौड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न उदाहरण नंबर 9 दिया है कि कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसके विपरीत हम मानते हैं कि कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। माना कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या निष्कर्ष निकल जाएगा कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। ठीक है, कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है अथवा परिमेय। ठीक, माना कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में हो सकती है या A/B के रूप में हो सकती है। ठीक, जहाँ पर ये जो संख्याएं हैं A और B या P और Q पूर्णांक होने चाहिए, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर कौड़ी में 3 बराबर होगा P/Q के यहाँ मान लेते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब संख्याएं हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के तुल्य नहीं है। तो इस प्रकार इस समीकरण का पक्षांतर पहले करेंगे। Q राइट साइड में है, ठीक, बटे में है तो इधर आएगा गुणे में होगा, तो Q से कौड़ी में 3 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कौड़ी में 3Q बराबर P। कौड़ी में 3 को कौड़ी से बाहर निकालेंगे। इसके लिए आसान तरीका है कि इसका वर्ग करना है। जब इसका वर्ग करेंगे अर्थात दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों साइड का वर्ग करते हैं। ठीक, वर्ग करने पर जब दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 कौड़ी में होगा, 3 3 9, यानी 1 3 बाहर आ जाएगा। Q का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर होगा, P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर होगा, अर्थात P स्क्वायर का गुणनखंड मिला 3Q स्क्वायर, यानी P जो है 3 से भी विभाजित होगी और Q स्क्वायर से भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी 3 से कट जाएगी, विभाज्य है, क्योंकि P स्क्वायर के एक गुणनखंड है, पिछले सवालों में बताए थे। ठीक, तो P स्क्वायर जब 3 से विभाजित होगा तो लिखेंगे P भी, जो P होगा वह भी 3 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा लिखेंगे।
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद जो है, अब जब P जो है 3 से विभाजित होगा, अर्थात हम P को जो है, ठीक, जब जब भी P का कोई भी गुणनखंड हम लिखेंगे, ठीक है, उसके गुणनखंड में 3 होना आवश्यक है। अर्थात यहाँ पर इसी समीकरण में जो है हम P का मान ऐसा मान रखेंगे जिसके गुणनखंड में 3 होना आवश्यक है, यानी P और Q इसमें आ गया है तो मान लेते हैं R, तो P का मान मानना पड़ेगा 3R। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3Q² बराबर P² में P बराबर 3R रखने पर, हम 3R क्यों रख रहे हैं, क्योंकि P के जगह हम वही मान रख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि 3 जिसमें उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक 3 आया होगा। P का मान 3R इसलिए रख रहे हैं क्योंकि P जो है 3 से विभाज्य है, अर्थात P के गुणनखंड में 3 आना आवश्यक है। हम P का मान जो है P के गुणनखंड में के रूप में रख रहे हैं, ठीक है, जिसमें 3 आया हुआ है। ठीक है, तो इसको इस समीकरण में रख देते हैं, तो हो जाएगा 3Q² बराबर P का मान है 3R, तो हो जाएगा 3R, P का स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर होगा। अब इसको हल कर देते हैं, तो हो जाएगा 3Q² बराबर, यह हो जाएगा 3 त्रिकी 9, फिर R², 3 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा Q² बराबर 9R² बटा 3, गुणे में था बटे में हो गया, 3 त्रिकी 9, यानी लिख सकते हैं Q² बराबर, यहाँ बचा हुआ 3R²। इसका पक्षों को एक दूसरे के साइड लिखेंगे, यानी 3R को इधर लिख दें तो हो जाएगा 3R² बराबर Q²। यहाँ ध्यान दें Q² का गुणनखंड 3R² है, ठीक, अर्थात Q² 3 से विभाज्य होगा और R² से भी विभाज्य होगा, जैसे यहाँ पर था, ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए Q² 3 से विभाज्य है, मतलब 3 जो है Q² को काट दे रही है, विभाज्य है। जब Q² 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, इसका वर्गमूल भी 3 से विभाज्य होगा, Q भी 3 से विभाज्य होगा। यह मिला हमें समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 था कि P जो है 3 से विभाज्य होगा, समीकरण नंबर 2 है Q भी 3 से विभाज्य होगा, यानी 1 और 2 से निष्कर्ष यह निकला कि यह जो 3 है, ठीक, Q को भी विभाजित कर रही है, P को भी विभाजित कर रही है, अर्थात P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक, यहाँ लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि P और Q 3 से विभाजित हो जा रही हैं, ठीक, अर्थात इस P और Q आपस में सहभाज्य हैं, यानी P और Q को एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या 3 काट रही है, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है क्योंकि P और Q अभाज्य हैं, ठीक है ना, कि ये सहभाज्य नहीं है, यानी सहअभाज्य हैं, क्योंकि P और Q का मौस 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है क्योंकि P तथा Q सहअभाज्य हैं। जब P और Q सहअभाज्य होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, कि कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या मान के चला था। ठीक, तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, कल्पना त्रुटिपूर्ण है, अर्थात इसका मतलब हुआ कौड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे, अतः कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या
संख्या है। यही हमें प्रूव्ड करना था। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। उदाहरण 10 दिया हुआ है, दर्शाइए कि 5 माइनस करोड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमें यह दर्शाना है कि 5 माइनस करोड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लेंगे कि माना 5 माइनस करोड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या, ठीक है, P बटे Q के रूप में होती है। किसके रूप में? P बटे Q के रूप में होती है। यानी यह परिमेय संख्या जो है P बटे Q के रूप में हो सकती है, जहाँ P Q पूर्णांक है। जहाँ P Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कोई संख्याएं हैं, ठीक है। पूर्णांक है जहाँ P Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान जो है शून्य के तुल्य नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान दें, इसमें कौड़ी में अब इसके बाद जो है पक्षांतर क्रिया करते हैं, ठीक। कौड़ी में -3 है, पक्षांतर करते हैं माइनस कौड़ी में 3 को, ठीक है। राइट साइड में करेंगे, P बटे Q को लेफ्ट साइड में हम कर रहे हैं, ठीक। तो हो जाएगा 5, या प्लस में है P बटे Q, तो हो जाएगा -P बटे Q बराबर माइनस कौड़ी में 3 है तो हो जाएगा प्लस कौड़ी में 3। ध्यान दें, पक्षांतर हम इस प्रकार करेंगे, कौड़ी में आने वाली संख्याएं एक तरफ, बिना कौड़ी में आने वाली संख्याएं एक तरफ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि P Q पहले से पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। 5 तो स्वयं पूर्णांक है ही, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P Q पूर्णांक है, इसलिए जब P Q पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, अर्थात ये सभी पूर्णांक हो गए, तो पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। तो लिखेंगे इसलिए 5 माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। जब यह परिमेय संख्या है, तो जब लेफ्ट साइड जो है परिमेय संख्या है, तो राइट साइड भी परिमेय संख्या है। अतः कौड़ी में 3 लिखेंगे, अतः कौड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग परिमेय 1.4 के तहत एक दर्शा चुके हैं कि कौड़ी में 3 जो है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अर्थात हम लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह संख्या है। ध्यान दें, जब कौड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है अपरिमेय संख्या होगी, राइट हैंड साइड अपरिमेय है, तो ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि क्या कल्पना किए थे हम लोग? कल्पना यह किए थे कि 5 माइनस कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात यह हमारी कल्पना जो है त्रुटिपूर्ण है कि कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कल्पना अतः निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे ही निष्कर्ष निकलेगा। जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय ही होगा, ठीक। इससे अप्रूव्ड हो जाता है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। उदाहरण 11 दिया हुआ है, दर्शाइए कि 3 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 3 कौड़ी में 2 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यानी 3/2 को भी हम p/q के रूप में लिखेंगे, जहाँ p और q जो है पूर्णांक है, जहाँ p q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के तुल्य नहीं है। ठीक, इस प्रकार इसका पक्षांतर करेंगे। ध्यान दें, हम बताए थे कि पिछले सवाल में कि कौड़ी में जो भी संख्याएं होती हैं एक साइड में करते हैं, बाकी संख्याओं को एक साइड में करते हैं, यानी कौड़ी में 2 को लेफ्ट साइड में बचा लेंगे। ठीक है, 3 का पक्षांतर करेंगे, इधर गुणे में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो बटे में होगा। ठीक है, तो हो जाएगा इधर कौड़ी में 2 बराबर हो जाएगा p/3। ठीक, से गुणा हो जाएगा 3q में, तो 3q हो जाएगा, यानी 3q बटे में जा रहा है। बटे में एक संख्या, एक पूर्णांक जो है q पहले से मौजूद है, अर्थात 3 से q में गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि p, 3 और q तीनों एक पूर्णांक हैं। तीनों क्या है? पूर्णांक हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3, p तथा q पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक ये तीनों हैं तो यह परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे, पूर्णांक हैं, इसलिए यानी p/3q जो है परिमेय संख्या होगा। इसलिए इसलिए p/3q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह राइट हैंड साइड परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय संख्या होगा, तो कौड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि राइट हैंड साइड यदि परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय संख्या होगी, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय है। ठीक, तो ये चीज लिखते हैं, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है क्योंकि कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या यानी परिमेय नहीं है। अर्थात कौड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है अपरिमेय है, तो राइट हैंड साइड भी अपरिमेय होगा। यानी अपरिमेय और अपरिमेय से बनी हुई संख्या यानी 3 कौड़ी में 2, ठीक है, भी जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः निष्कर्ष निकलता है कि, ठीक है, तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 3 कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने जो कल्पना किया था, माना था कि 3 कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, वह कल्पना त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। ठीक है, कि यह एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रकार यह सिद्ध हो चुका है कि 3 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक।